चलो भाई कहानी को आगे बढ़े। सो फ्यू क्वेश्चन सर, सीए और सीए में क्या डिफरेंस है? नॉट मच, बट सी सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई वाइज सब सेम है। सीए और सीए में ऑलमोस्ट वही डायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग सब सेम है, बट सीए का लेवल है बॉस। सीए इज द टॉप लेवल इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, आई विल से। एंड जो सीए करता है ना उसको सब आता है। सीए को अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग तो मेन है अपन लोग। बाकी ये सीए में उसका सबसेट है, तो अपने को सबसेट थोड़ी बनना है, अपने को तो मेन बनना है बॉस। करेक्ट, सीए किया तो गंगा ना लिया, सब हो गया अपना, खत्म। ACCA is good if you want to go abroad. Otherwise, ACCA as such has no value in front of CA. Never, no value whatsoever. कुछ भी नहीं है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सो हाउ मच टू परचेज वाला अपना एक क्वेश्चन पे आके अपन लोग अटक गए थे। सो यहां पे अब अपने को जवाब मिलेगा, और ये इधर आएगा पहला फॉर्मूलाज या डेरिवेशन या जो तुम बोलना चाहो। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बेसिकली जब मेरे को रॉ मटेरियल परचेस करना है तो आपके हिसाब से, आपके लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से क्या कॉस्ट लगता है? मेरे को अगर रॉ मटेरियल परचेस करना है, समझो मेरे को रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो आपके जो नॉलेज है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या मेरा क्या कॉस्ट लगता होगा रॉ मटेरियल परचेस करने का, अकॉर्डिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? तो कहना इसे सबसे पहले तो उसका परचेस कॉस्ट लगता होगा, करेक्ट। चलो सो अब इधर मैं लिखता हूं मटीरियल रिलेटेड कॉस्ट, एक हेडिंग दे देता हूं मैं, तुम लोग प्लीज कुछ मत लिखो, इधर सिर्फ देखो। अभी मटीरियल रिलेटेड कॉस्ट, भाई कॉस्टिंग पढ़ रहे तो कॉस्ट तो प्राइम इंपॉर्टेंस है यार, मटीरियल रिलेटेड कॉस्ट। चलो ठीक है। सो अब मैंने आप लोगों को पूछा कि सर क्या क्या कॉस्ट लगता है ये मटीरियल बनाने में, ये मटेरियल बनाने में या मटेरियल के लिए बेसिकली परचेज करने में क्या कॉस्ट लगता है? यस बोलो बोलो, चल आई एम वेटिंग। तो सबसे पहले आप लोग ने बोला सर परचेस रिलेटेड कॉस्ट लगेगा, मतलब परचेस खरीदना है तो उसका कॉस्ट लगेगा। सो परचेस कॉस्ट लगेगा, बराबर है। चलो मान लिया आप लोग की बात, और क्या कॉस्ट लगेगा? सो वेरी गुड, मनन ने बोला है ट्रांसपोर्ट, यश ने बोला है कैरियज इनवर्ड, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट है ये दोनों। सो करेक्ट, वो दोनों कॉस्ट मेरे लगने वाले हैं, दोनों कॉस्ट मेरे लगने वाला है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट मनन, वेरी गुड पॉइंट दैट सर स्टोरेज करना है, आपने बोला स्टोरेज तो वेयरहाउस का कॉस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कन्वेंस मतलब बेसिकली मेरा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, बिल्कुल करेक्ट। और कुछ जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी मेरा परचेज में आ गया। संध्या राठी ने बोला जीएसटी लगेगा, चलो भाई जीएसटी मेरा परचेज कॉस्ट में आ गया। और क्या? इंस्टॉलिंग चार्जेस, चलो ठीक है भाई वो भी ले लिया काइंड ऑफ परचेजिंग कॉस्ट में। सो दो मेजर कॉस्ट आप लोग ने बताए, एक सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कि सर अपन लोग ऑर्डर करेंगे तो बेसिकली अपने पास आएगा, तो आएगा कैसे, उड़ के तो नहीं आएगा, या उड़ के भी आया तो उड़ के आने का कॉस्ट तो लगेगा कि नहीं सर, तो वो एक कॉस्ट लगेगा। और दूसरा आपने बोला सर स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। इन दोनों कॉस्ट को कहते हैं, सो एक हो गया मेरा परचेज कॉस्ट, बराबर। दूसरा जो आप लोग ने कॉस्ट एकदम करेक्ट आइडेंटिफाई किया है वो है मेरा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट, उसको प्यार से कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको प्यार से कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। और दूसरा स्टोरेज, तो देखो इधर स्टोरेज करना पड़ेगा, प्लस जो मेरा पैसा, अब मेरे को वो उसको रॉ मटेरियल जिससे परचेज किया उसको पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा उतना पैसा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट। सो वो क्या हो गया, कैपिटल ब्लॉक हो गया, तो उसका इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट आता है। तो स्टोरेज, ये इंटरेस्ट रिलेटेड कॉस्ट, वेयरहाउस कॉस्ट, इसको प्यार से कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, इसको प्यार से कहते हैं कैरिंग कॉस्ट।
तो परचेज कॉस्ट तो समझ गया, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग जो अपन लोग जो रॉ मटेरियल जिससे सप्लाई करके ले रहे, समझ गया वो तो अपने को कि भाई वो तो परचेज कॉस्ट होता है। बट ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है मेरे लिए। ये जो मेरा क्या बोला मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है एंड जो मेरा कैरिंग कॉस्ट है, ये बहुत ही क्रूशियल होता है मेरे लिए। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, चलिए आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। परचेज कॉस्ट तो प्योर जो कॉस्ट पेड टू द सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल। परचेज कॉस्ट का अगर मेरे को एक सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो कॉस्ट पेड टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल। ये तो सिंपल हो गया मेरा, ठीक है, ये तो परचेसिंग कॉस्ट है। बट इसके अलावा बहुत जो कॉस्ट होते हैं ना, वो एक लेमैन इग्नोर कर देता है, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्हीं के ऊपर फोकस करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा भाई वहां से यहां लाने का कॉस्ट, यहां पे स्टोर करने का कॉस्ट, ये सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट है वो। सो आइए इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। किसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट को। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को। क्या है ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट? कॉस्ट एसोसिएटेड with ordering और purchase of material। जैफे कैन आई से कॉस्ट ऑफ तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अरे बोलो टेल। सो एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लिख सकता हूं मैं, एक्सपेंस ऑन, तुम लोग भी लिखते जाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। चलो और क्या आएगा? कैन आई से जितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा उतनी बार मेरे को एक परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा। देखो सिस्टम होता है कुछ, ऐसे नहीं हवा से गुड्स आ जाएगा, नहीं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई मेरे को इतना सारा रॉ मटेरियल चाहिए। फिर परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को फोन करेगा और बोलेगा कि हमको इतना सारा परचेज चाहिए, तो सीधा वो भेज देगा। मैं फोन करके बोलूंगा चले मुझे 1 लाख रॉ मटेरियल भेज दे, परचेजर भेज देगा, सब जो सप्लायर है वो भेज देगा, हाँ ठीक है भेज देता हूं। कल उठ के मैं उसको फोन करूंगा चल 10,000 रॉ मटेरियल भेज देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, मजाक समझ के रखा है क्या? इधर कंपनी लेके बैठे अपन। अगर मेरे को 1 लाख अगर मोबाइल बनाने का है और उसके लिए मेरे को 1 लाख अगर कोई मदरबोर्ड चाहिए, चिप चाहिए, तो क्या ऐसे ही हवा से आ जाएगा? नहीं, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा ना। मैं सप्लायर को बोलूंगा कि भाई सप्लायर मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए, उसका वो कोटेशन भेजेगा। फिर अगर मेरे को कोटेशन में जमा तो मैं उसको एक परचेज ऑर्डर भेजूंगा कि भाई ये इतना मैं परचेज करना चाहता हूं। वो परचेज ऑर्डर कंफर्म करेगा, फिर बाद में जाके वो एग्जीक्यूट होगा। सो हर बार मैं ऑर्डर करूंगा तो एक परचेज ऑर्डर बनता है, तो परचेज ऑर्डर का कॉस्ट एक एडमिन कॉस्ट लगता है कि नहीं? सो हाँ, प्रेपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर। तो हर बार मैं ऑर्डर करूंगा, हर बार परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? हो सकता है ये बार मैं 10,000 यूनिट का परचेज ऑर्डर बनाऊं, हो सकता है कल मैं 5,000 यूनिट का बनाऊं, कल मैं 50,000 यूनिट का बनाऊं, तो हर बार नया नया परचेज ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट, और क्या कॉस्ट लग सकता है? कई बार अपन लोग कोटेशन इनवाइट करते हैं टेंडर के लिए कि भाई चल तू तेरा भेज कोटेशन, तू तेरा कोटेशन भेज, तू तेरा कोटेशन भेज। तो वो कोटेशन के लिए कई बार कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ जाता है। सो कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन और टेंडर। चलो पहले इधर मैं ये लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन और टेंडर लिख देता हूं मैं, तुम लोग ऊपर नीचे लिखो चलेगा। कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन
और टेंडर एंड अब लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर। समझे गए? चलो ठीक। और कुछ, एक स्टाफ रखना पड़ेगा ऑर्डरिंग के लिए, उसका भी कॉस्ट लगेगा। सो स्टाफ फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, तुम्हारे और दिमाग में कुछ है वो भी आ सकता है, ऐसा कुछ ये लिस्ट ऐसा नहीं कि बस यही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कुछ कंपनीज में इससे कम भी हो सकता है। ये खाली एक लिस्ट बना रहे अपन जनरल। स्टाफ फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, समझे? सो ये सब मोटा मोटी मेरे क्या हो गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा उतनी बार इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा। आज मैंने कॉटन का मटेरियल मंगाया, क्लॉथ मंगाया कॉटन का, मेरे को आज चेक करना पड़ेगा। 2 दिन बाद वापस कॉटन मंगाया, कहीं 2 दिन बाद उसने नायलॉन भेज दिया तो वापस चेक करना पड़ेगा। हर बार इंस्पेक्शन। जितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा उतनी बार माल आएगा, उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ मटेरियल। चलो सही है, ओके। एंड दूसरा कैरिंग कॉस्ट आ गया मेरा। कैरिंग कॉस्ट भी अपन लोग ने अब भी समझने की कोशिश की थी यहां पे। सो कैरिंग कॉस्ट लिखते हैं अपन लोग कॉस्ट, इसको अगर मेरे को डिफाइन करना है तो कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, बराबर है। सो मैंने क्या बोला था तुम लोग को कि समझो मेरा कुछ वर्किंग कैपिटल है तो वो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कॉस्ट जा सकता है। सो इधर वो आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्रीज, ये समझे ना तुम लोग? देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं रॉ मटेरियल मंगवाता हूं तो फ्री में नहीं आएगा, मेरे को पैसा लगेगा, बराबर है। अब मेरे पास ऑप्शन है, देखो समझो आपके मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है बैंक में, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेस करता हूं। मैं कौन हूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बिजनेस में मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा है। 10 लाख रुपया पड़ा है मेरे पास। मेरे पास 2 ऑप्शन है, इससे मैं रॉ मटेरियल खरीदूं या दूसरा इसको मैं फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दूं। अगर मैं इसको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता हूं देन इन दैट केस कैन आई से मेरे को इंटरेस्ट अर्न करने को मिलेगा, बराबर है। बट अब मेरे को समझो रॉ मटेरियल मंगवाना है तो ये जो मेरे को फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए ये जो 10 लाख रुपया ये रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए चले गया। सो कैन आई से जो मेरे को ये मिल सकता था अब मेरे को नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई एम लूजिंग आउट समथिंग। तो उसको यहां पे एक कॉस्ट के डेफिनेशन में बोला है कि इट इज कॉल्ड एज अ कैरिंग कॉस्ट, कि भाई मैं परचेस कर रहा हूं तो मैं कुछ लूज आउट करूंगा, मेरा इंटरेस्ट लूज आउट करूंगा, समझ रहे हो? इसको प्यार से कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप लोग ने इकोनॉमिक्स में आई एम श्योर पढ़ा होगा। तो इधर आपको लिखना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझी गुडू? ठीक है। और क्या कॉस्ट लगेगा? और क्या कॉस्ट लगेगा? कैन आई से स्टोर रखना पर स्टोरेज के लिए तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउस वैसा जो भी है वेयर हाउस रखना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे को रेंट और ये सब कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, रेंट एटसेट्रा, मतलब रेंट, उसी वेयर हाउस का इंश्योरेंस, बराबर है, उसी इसका इंश्योरेंस कॉस्ट लग जाएगा मेरे को। अभी कई बार क्या होता है रॉ मटेरियल मंगाया तो रॉ मटेरियल का भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं लोग, वेयर हाउस जहां पे पड़ा है उसका भी इंश्योरेंस, क्योंकि कभी कुछ फायर या कुछ हो गया तो क्या होगा, समझ रहे हो? वैसा मनन का एक क्वेश्चन है कि सर लेबर किस में जाएगा? लेबर अलग से, लेबर अलग से, वो रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है, वो लेबर, वो प्रोडक्ट बनाने का लेबर अलग से खर्चा है, उसको भी ऐड करेंगे,
नेक्स्ट चैप्टर लेबर पढ़ लेंगे मनन, खुश वैसा। बट रॉ मटेरियल का फिलहाल ये है। फिर देखो तुम लोग ने एक बात बोला था, किसी ने, मनन ने बोला था आउटडेटेड हो गया तो, बराबर है, तो आउटडेटेड हो गया तो उतना फिर मेरा तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं रिस्क ऑफ ऑब्सोल्सेंस। रिस्क ऑफ, कि भाई अगर वो रिजेक्ट हो गया तो माल मेरे पास तो आ गया, मैंने उसका पैसा दे दिया और अब उसको यूज ही नहीं कर रहे, रिस्क ऑफ ऑब्सोल्सेंस। ठीक है, प्लीज प्लीज एवरीबॉडी कॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एकदम ध्यान से लिखना है ये, ठीक है, प्लीज एवरीवन, प्लीज एवरीवन। चलो, काफी लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर लेबर किस में जाएगा, तो मैंने बोला अभी तुम लोग को कि भाई लेबर तो अपन लोग अलग से एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि सर वैसा नहीं, समझो अपने को अनलोड वनलोड करने का लेबर, तो उसको अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट में डाल देंगे। छोटा मोटा जो लेबर है तुम लोग वो बोल रहे हो ना, उसको अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट में डाल देंगे कि भाई सर जब भी ऑर्डर आता है तो हमारे लेबर को वो एटलीस्ट अनलोड करने के लिए जो कॉस्ट लगता है वो उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट में डाल दिया, परवाह नहीं। तो मैंने बोला ना ये लिस्ट है, उसके अलावा भी कुछ ऐड हो सकता है, यू कैन ऐड देयर अनलोडिंग कॉस्ट ऑफ लेबर, यू कैन ऐड हियर अनलोडिंग कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, समझे? इधर तुम लोग इधर ऐड कर सकते हो अनलोडिंग कॉस्ट ऑफ लेबर। चलो प्लीज कॉपी एवरीवन, जैसे हो जाए मुझे कंफर्म करना। चलो अभी डन। यस समीर, यस समीर, हाँ भाई डन। हाँ भाई प्लीज कंफर्म करना हो जाए तो, क्योंकि तुम ही हो आशिकी, अब तुम ही हो। चलो सबका डन हो गया भाई। हाँ भैया सबका डन हो गया क्या? चलो अब आ गए हैं अपन उस पड़ाव पर जब अपने को अपने क्लाइंट को बताना है कि कितना परचेज करना चाहिए। अब लेडीज एंड जेंटलमैन आ गए हैं अपन उस पड़ाव पर जहां पे अपने को अपने क्लाइंट को बताना है
कि कितना परचेज करना चाहिए। एंड उसी के लिए हमारे विल्सन भाई करके हैं, हमारे बॉमल भाई करके हैं, तो मिस्टर विल्सन ने एक फॉर्मूला निकाला जहां से उन्होंने बताया कि कितना ऑर्डर करना चाहिए। पर मैं बोलता हूं कि क्यों ना अपन इस चीज को डिराइव करें। विल्सन जी ने निकाला है वो ठीक है, बट समझो विल्सन जी नहीं होते और अपने ऊपर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती कि अपन बताए लोगों को कि कितना आना चाहिए, तो क्या अपन बता सकते हैं? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं बता सकते? अपन डेफिनेटली बता सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला ऑन आवर ओन। विल्सन जी ने फॉर्मूला डिराइव किया है, वो फॉर्मूला आएगा अभी, लिख दूंगा मैं। बट अगर मिस्टर विल्सन होते ही नहीं तो मिस्टर संकल्प होते, आप होते, आप और मैं होते, तो क्यों ना आप और मैं इस फॉर्मूला को डिराइव कर ले। क्या बोलता है पब्लिक? चलो आओ ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं, आ जाओ। सो बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया। अभी देखो, कभी भी कोई डेरिवेशन कब होता है? जब मार्केट की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट आती है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? वॉल्यूम ऑल वेल? हाँ भाई, तो बात कुछ ऐसी है कि अपने पास, ऐसा सोचो कि अपने पास क्लाइंट आया है और अपने को पूछ रहा है, मिस्टर संकल्प मैं यार कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो ठहरा नॉर्मल मामूली बीकॉम, आप ठहरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो आप क्यों ना हमको गाइड कीजिए कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट टाइम जब ऐसा क्लाइंट आया तो मैंने एक जनरल उनको कुछ क्वेश्चंस पूछना चालू किया। मैंने उनको जनरल क्वेश्चंस पूछना चालू किया। मैं बोला कि आपको कितना क्वांटिटी मंगवाना है। मैंने आपको बोला कितना क्वांटिटी मंगवाना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप ऑर्डर करने वाले हो या कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आप कंज्यूम करने वाले हो। तो अब डिस्कशन चल रहा है। तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन ऑफ EOQ जिसको आप बोल सकते हो, डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, हाई क्लास, हाई लेवल की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखना इधर, इसको बाद में प्यार से कुछ नाम दिया गया है, वो मैं बाद में लिखूंगा, अभी नहीं। अभी तक तो अपने को पता ही नहीं है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, है ना। हाँ, सो डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। तो अपने पास कौन आया? अपने पास क्लाइंट आया। किसके पास आया? क्लाइंट मिस्टर संकल्प के पास आया। ठीक है। अब ये क्लाइंट आके क्या बोल रहा है मिस्टर संकल्प को? यार मिस्टर संकल्प, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं मैं? यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है सर, बताइए ना आप। बोला डोंट वरी सर, आई एम योर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई विल हेल्प यू टू फाइंड द आंसर। तो मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछना चालू किया। तो देखो, मुझे यह चीज तो पता है कि मटेरियल में 3 कॉस्ट होते हैं, मटेरियल से रिलेटेड 3 कॉस्ट होते हैं, बराबर है? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो मैंने बोला भाई कितना परचेज करना है अपने को, वो तो बताओ। पहला क्वेश्चन जो मैंने उनको पूछा कि कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है। क्या पूछा मैंने? कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो सबसे पहली चीज यह अपने को पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है। और मैंने उनको पूछा पूरे साल में कितना परचेज करना है, आप मेरे को बताओ। तो देखो, यूजुअली बजट बन जाता है साल के पहले, इस साल स्टार्ट होने के पहले ही बजट बन जाता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने बजट बनाया है और हमारे को इतना पूरे साल में परचेज करना है। सो पहली चीज जो अपने को यहां पे पता होनी चाहिए अपने क्लाइंट से, वो है कि एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल अपना कितना होने वाला है। क्या बोला? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल अपना कितना होने वाला है। सो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ भाई, रॉ मटेरियल। अपन किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? रॉ मटेरियल। फिलहाल एनुअल लेवल पे ही सब चीज देखेंगे,
ठीक है बच्चा। सो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल अपना कितना होने वाला है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर मेरे को टोटल, उसने मुझे जवाब दिया कि सर मुझे टोटल कितना, आप बताओ मुझे कितना। यस यश, चलो आप मुझे बताओ कि कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मंगाना है। आप जो बोलोगे उस हिसाब से अपन लोग अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यार डरता है क्या अपन किसी से, बिंदास कुछ भी बोल दो। कितना रॉ मटेरियल आप मंगवाना चाहेंगे। चलो अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे को। वाह, कोई बोल रहा है 5,000, कोई बोल रहा है 3,000, कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 100 lakhs। वाह, चलो सो कुछ भी कॉमन पॉइंट लेते हैं तो अपन लोग लेते हैं एनुअल कंजम्पशन मेरे को चाहिए से 3,200 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कितना, 3,200 है नहीं, कुछ भी, मैंने कुछ भी फिगर ले सकते हो तुम लोग अपने हिसाब से, इट विल मैच, डोंट वरी। सो मैंने क्या बोला, 3,200 kg ऑफ रॉ मटेरियल मैं ऑर्डर करने वाला हूं। कितना, बोलो बोलो, 3,200 kg। तो उसने अपने को बताया, बोला ओके सर नो प्रॉब्लम। फिर मैंने उसको पूछा कि ये 3,200 kg का कॉस्ट कितना होगा। तो उसने मेरे को क्या बोला पता है क्या, कि सर ये 3,200 kg का कॉस्ट होगा ₹100 पर यूनिट, ₹100 पर यूनिट। सो कैन आई से टोटल जो मेरा परचेज कॉस्ट होने वाला है, टोटल जो मेरा परचेज कॉस्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ₹100 इंटू 3,200 kg। सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, बोलो बोलो, टेल। So it will be ₹3,200 and into 100 which is 3,20,000। अरे बोलो बोलो, चल एवरीबॉडी, yes or no? So can I say it will be 3,20,000? समझ में आ रहा है आप लोग को, बोलो। So 3,20,000 रुपए का मेरे को इधर खर्चा होने वाला है करके। अब ये एक परचेस कॉस्ट तो मैंने उसको समझा दिया। दूसरा फिर मैंने बोला कि अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन मैंने उसको पूछा, मैं बोला कि जब तू ये सब ऑर्डर करता है, जब तू ये क्वांटिटी ऑर्डर करता है, मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूं, अपन लोग क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या मतलब क्या खर्चा होता है। तो उसने बोला यार मैं जब भी मैं ऑर्डर करता हूं ना, मेरा परचेज डिपार्टमेंट का प्रिंटिंग का कॉस्ट आता है, फिर हम लोग को है ना बाहर से खरीदने को जाना पड़ता है, तो मेरा आदमी जब जाता है तो उसका परचेज कॉस्ट आता है, फिर वो लेकर आता है, फिर अनलोडिंग करते हैं हम लोग, तो अनलोडिंग करने के लिए मेरे को आदमी लोग बुलाने पड़ते हैं, तो वो मेरे से कुछ कॉस्ट लेते हैं। बोला अच्छा ओके। तो उसने मुझे बताया कि यार मेरा है ना, हर बार मैं ऑर्डर करता हूं ना तो मेरा कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। क्या लगता है, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। तो मैंने उसको पूछा यार कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, तो बता मुझे, बोलो बोलो, चल। तो बेसिकली मैं उसको पूछा कि भाई हर बार तो तू ऑर्डर कर रहा है तो क्या कॉस्ट लग रहा है बता ना। तो उसने बोला यार देख, परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है, हर बार का प्रिंटिंग उसका, फिर बाद में मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, फिर बाद में मेरा क्या बोलते हैं ना अनलोडिंग का खर्चा होता है। तो ये सब मेरे यार खर्चे होते हैं, हर बार जब भी मैं ऑर्डर करता हूं तो उतना खर्चा होता है। मैं बोला ठीक है, बता तो सही कितना। तो उसने मेरे को बोला कि यार देख, हर बार मैं ऑर्डर करता हूं तो 200 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाता है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरा हर बार लगता ही लगता है। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं तेरे को सिर्फ पूछ रहा हूं, तू बता देना उसमें। तो उसने बोला हाँ देख ऐसा है, ठीक है ना, अपन क्लाइंट से बात करेंगे अपने, तभी अपने को समझेगा चीजें। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना मेरा लगता है। फिर बाद में थर्ड पे आ गया मैं, थर्ड मेरा जो कॉस्ट है, तो मैं बोला चल ठीक है, उसको मैंने बोला तेरा परचेस कॉस्ट समझ गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ गया, अभी कैरिंग कॉस्ट क्या है तेरा। भाई इतना सब तू बोलता है, तेरे को स्टोर करना पड़ता है और ये है वो है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या लगता है तेरा, वो भी बता दे मुझे।
तो उसने बोला यार देख मेरा इतना फिक्स जो मैं ऑर्डर करता हूं अगर, सो इन दैट केस मेरे को स्टोरेज का कॉस्ट लगता है, वेयर हाउस का। अब इतने सारे यूनिट्स अगर मेरे को स्टोर करने हैं, अगर इतने सारे यूनिट्स मेरे को स्टोर करने हैं, देन इन दैट केस उतना मेरा स्टोरेज का भी कॉस्ट लगता है, मेरा जो एफडी का इंटरेस्ट जा रहा है वो भी कॉस्ट लगता है। मतलब बेसिकली वो सब मुझे ये सब बताने लग गया कि मेरा हर यूनिट का इतना इंश्योरेंस का कॉस्ट लगता है, इतना मेरा वेयरहाउस का कॉस्ट लगता है, ये वो है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस का मेरे को बताने लग गया वो। समझ रहे हो क्या तुम लोग? हाँ भाई, तो कैरिंग कॉस्ट के ऊपर थे अपन लोग, करेक्ट था। सो यहां पे व्हाट डिड आई से कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेरा ब्लॉक हो रहा है, स्टोरेज का, रेंट का, इंश्योरेंस, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ये सब कॉस्ट मेरे को मेरा जो क्लाइंट है वो बताने लगा। तो बोला कि सर मेरा तो यार सर इतना मेरा पैसा अटक जाएगा यहाँ पे, मैं इतना करता हूं तो इतना मेरे को रेंट मिल रहा, इतना मेरे को रेंट देना पड़ता है हर यूनिट के पीछे। वेयरहाउसेस कई बार पर यूनिट के बेसिस पे चार्ज करती है कि भाई इतने दिन इतना आपका यूनिट पड़ा रहा, हम आपको इतना चार्ज करेंगे। तो वो उसने बताया, इंश्योरेंस कॉस्ट बताया हर यूनिट का, इंश्योरेंस कंपनीज आजकल यूनिट वाइज चार्ज करती है। सो मुझे एक चीज रियलाइज की कि मैं बोला कि भाई तू तेरे सब कैलकुलेशन बता, मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि भाई फाइनल इसका क्या है। तो उसने मुझे सब कैलकुलेशंस दिया। उसने बोला कि ये इतना मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट है, इतना वेयरहाउस है, इतना मेरा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड ऑल ऑफ दैट। उस बेसिस पे मैंने निकाला कि उसका जो कैरिंग कॉस्ट है वो आता है ₹8 पर यूनिट पर एनम। जी हाँ, पर एनम, बिकॉज सी अपन लोग याद रखना, अपन लोग यहाँ पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट, कंजम्पशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखो 3200 kgs पर एनम। तो अगर मैं यहाँ पे पर एनम की बात कर रहा हूं, देन इन दैट केस वर्किंग उस हिसाब से होगा मेरे कैरिंग कॉस्ट का भी। कभी समझो एग्जाम आपको, ये एग्जाम में बोलता है ये 3 महीने का है, तो आपको कैरिंग कॉस्ट भी 3 महीने का लगाना है। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या भाई, कितने टाइम मेरा वो ब्लॉक्ड रहा, मेरा कैपिटल कितने महीना ब्लॉक्ड रहा ऑन अकाउंट ऑफ दैट मटेरियल। सो दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे एनुअली अपन लोग कंप्यूट कर रहे हैं सब, बट इन केस कभी इधर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका यहां पे भी उसका इंपैक्ट आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मेरे क्लाइंट के लिए ये सब कैलकुलेशन करके निकाला कि भाई ₹8 उसका कैरिंग कॉस्ट आ रहा है। समझ रहे हो? यस सर, समझ गए, ठीक है। तो वेयरहाउस कॉस्ट हो गया, इसमें मेरा सब आ गया, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, फलाना ढिमकना, सब कॉस्ट आ गया। तो अब उसने बोला कि अब बता भाई कितना क्या करूं। मैं बोला ठीक है, अब मेरे पास तब इंफॉर्मेशन तो आ गया। मैंने उसको बोला कि यार तूने मुझे परचेस कॉस्ट बता दिया कि 3,20,000 रुपए लगने वाले हैं तेरे, हर यूनिट पे 100 रुपए का तेरा कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, और 3,200 किलो मंगवाना है। हर बार ऑर्डर करने पे तेरे को 200 रुपए पे करना है। कैरिंग कॉस्ट जो अपन स्टॉक को कैरी करने वाले उसका ₹8 देना है तेरे को। तो अब मैं बोला कि चल अब तू मेरे पे छोड़ दे, मैं बताता हूं तेरे को कि यार क्या परफेक्ट रहेगा अपने लिए, कि कितना अपने को ऑर्डर करना चाहिए। सो अब अपन लोग जो टेबल बनाने वाले हैं उससे अपने को पता चलेगा कि क्या अपना ऑप्टिमम कॉस्ट है। सो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम कॉस्ट एंड कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, एंड ऑप्टिमम क्वांटिटी, जिसको आगे जाके ईओक्यू बोलेंगे। ये ऑप्टिमम क्वांटिटी को आगे जाके ईओक्यू बोलेंगे, बट आगे जाके अपने को तो अभी पता ही नहीं ईओक्यू क्या होता है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं? तो अपन क्या लिखेंगे जो अपने को पता है, विच इज ऑप्टिमम क्वांटिटी। भाई कितना क्वांटिटी ऑर्डर करे। उसने बोला बता अभी तू यार। बोला कि ठीक है। तो अब देखो मेरे को, मैं कंफ्यूज्ड हूं। मैं बोला कि मैं क्या करूं यार ये क्लाइंट के लिए, उसको 3,200 यूनिट चाहिए, तो एक साथ 3,200 यूनिट मंगवा लूं क्या? नहीं, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैं ऐसा करूं 100 यूनिट करके मंगाता हूं, 100 करके मंगाता हूं, तो अरे नहीं, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। यार कहां जाऊं, कहां पे कैसे करूं? आई एम ज़ैप्ड एंड आई एम कंफ्यूज्ड। सो यहां पे मैं सोचता हूं और कि अब भाई अपने को डिराइव करना है, तो अभी अपन सोच रहे हैं तो मैं क्या करूं, 1600 कर दूं बीच का। तो 1600 में 2 ही बार ऑर्डर करूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम, बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इतना करूं, 500 करूं, 200 करूं, 100 करूं, बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं बोला एक काम करता हूं, मैं एक टेबल बनाता हूं, उसमें सब ये सब कॉस्ट डाल देता हूं,
और फिर देखते हैं कि भाई कहां पे मेरे को सबसे लीस्ट कॉस्ट आ रहा है। ठीक है यार, ये अच्छा आइडिया। तो चलो क्लाइंट्स के वहां से मैं निकल गया, ये दिमाग में सोच के मैं निकल गया और मैं इधर मेरा एक्सेल बनाने लगा। मैं बोला कि चलो एक अपन लोग पूरा वर्किंग बनाते क्लाइंट के लिए, देखते हैं क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट डे उसको मेरे को जवाब देना था और जो जवाब दूंगा उसको अच्छा लगेगा और उसका एक्चुअली कॉस्ट बचेगा तो वो अपने को अपना फीस देगा, है कि नहीं। चलो मैं बोला चलो दिमाग लगाना चालू करते। सो मैं बोला यार कितना क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स मंगाना है ये एक बार मेरे को देखना पड़ेगा करके, कितना क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स मंगाना है ये करके एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। राइट फिर मैं बोला कि यार कितना मंगाऊं, बहुत कंफ्यूज हूं यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने बोला कि चलो ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरे को चाहिए कि मैं इधर लिखूं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड, मतलब एक बार में कितना यूनिट्स मंगाना है, एक बार में कितना यूनिट्स मंगाना है। मेरे पास बतेरे ऑप्शंस है, या तो मैं भाई सीधा 3200 यूनिट्स एक ही बार में मंगवा लूं, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं 1600 यूनिट्स मंगाता हूं, बाकी का धीरे धीरे, या फिर ऐसा करता हूं 800 यूनिट्स मंगाता हूं या 400 यूनिट्स मंगाता हूं। मतलब मैं कंफ्यूज हूं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूं कि क्या करूं। फिर मैं सोचा कि नहीं चलो चलो 100 यूनिट करके मंगाऊं। तो फिर मेरे दिमाग में आने नहीं, अगर खाली 40 यूनिट मंगाओ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्कआउट करना पड़ेगा ना बेटा। सो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिलहाल मेरे वर्किंग में बैठ रहा है। मैं बोला चलो यार देखते हैं क्या क्या होएगा। अब मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मैं यहां पे एक साथ 3200 यूनिट्स ऑर्डर कर दूं तो मेरे को कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए जी, आप मुझे बताइए कि अगर मैं इधर, वेरी गुड, यस ने सही जवाब दे दिया है, समीर नेताजी ने सही जवाब दे दिया है, एक बार में पूरे 3200 ऑर्डर कर दिया तो सर एक ही ऑर्डर में आपका पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट याद रखना कैरिंग कॉस्ट आपकी बल्ले बल्ले को बल्ले बल्ले कर देगी, कोई बात नहीं। मैं बोला कि अगर मैं 1600 यूनिट्स ऑर्डर करूं तो एक बार में, तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो सर 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 800 करूं तो सर 4 बार, सर 8 बार, सर 16 बार, सर 32 टाइम्स, सर 80 टाइम्स। 10 करूं तो सर 320 टाइम्स। कर सकते हैं भाई, कोई रोक टोक नहीं है। लो भाई 10 यूनिट भी कर दिया, करो ना, ये फर्क पैंदा। ठीक है सर, बट अब ये इतनी बार आपने ऑर्डर किया है तो उसका कॉस्ट भी तो लगे। बोला हाँ लगेगा ना, कौन ना बोलता है भाई, फोकट थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा आप मुझे बताओ। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट है कितना, 200 पर ऑर्डर है। यस यस, जो अपना नंबर ऑफ जो अपन लोग ऑर्डर कर रहे हैं ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो अपन सप्लायर को बोल देंगे भाई 3200 यूनिट चाहिए, इतने 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 मेरे हर बार ऑर्डर बेचते जा, तो वो टेंशन नहीं। पर कितना वो मेरे को तो निकालना पड़ेगा ना सिद्धार्थ, वैसा। सो अब मैं सोच रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा मेरा, 200 रुपया। तो अगर एक साथ पूरा मंगा लू तो खाली 200 रुपये में काम हो जाएगा। गाड़ी का अरे यस और नो। बट अगर मैं 1600 करके मंगाता हूं देन इन दैट केस तो 400 रुपए लग जाएंगे या क्या भैया। अदरवाइज 800, 1600, 3200, 6400 और यहां पे 16,000 समझे। सो ऐसा कुछ सिनारियो हो रहा है। और इधर इधर कितना आएगा भाई, कैलकुलेटर ही काम नहीं कर रहा, इतना ऑर्डर, ओहो 64,000, 64,000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तो मुझे यार समझ में नहीं आ रहा। देखते। सो ये हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कि भाई हर बार मैं जब ऑर्डर करता हूं तो मेरा ट्रांसपोर्ट का, मेरा अनलोडिंग वाला बंदा, मेरा परचेज ऑर्डर का प्रिंट्स सब मिला के ऐसा कुछ सिनेरियो आता है। समझ गुडू सर, ओके।
अब भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आ गया मेरा, चलो इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं कि चलो एक कॉस्ट तो मिला, तीन कॉस्ट चाहिए, एक कॉस्ट तो मिला। हाश सेकेंड कॉस्ट पे आते हैं सर। सेकेंड कॉस्ट अपन लोग का है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के ऊपर आते हैं, चलो कैरिंग कॉस्ट के ऊपर आते हैं। सो कैरिंग कॉस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट पर एनम, बराबर है। तो अब मैं बोला कि यार देखो, अब अपन लोग कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर है। सो मैं बोला कि यार 3200 यूनिट्स है इंटू 8 पर यूनिट पर एनम, तो चलो 3200 इंटू 8 कर दिया और ये आ गया मेरा 25600 कैरिंग कॉस्ट। क्या ये सही होगा क्या? द आंसर इज नो। एफए कैफे होगा। अब मैं कितना यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूं, क्या वो मेरा पूरे साल भर रहने वाला है? क्या ये क्या हर रोज मेरा 3200 यूनिट्स ही रहेगा कि मैं हर रोज उसका 8 रुपया भरूं? बात करते हो यार क्या भाई? हर रोज मेरा 3200 यूनिट्स रहने वाला है क्या? द आंसर इज नो। थोड़ी ना रोज मेरा 3200 यूनिट्स पड़ा ही रहेगा, मैं क्या यूज नहीं करूंगा क्या उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए? तो सर कैसे होगा? तो समझो, अभी अगर आप बोलते हो कि भाई 3200 यूनिट एक साथ मंगाया, तो आज 3200 है डे 1 पे, समझो आज डे 1 पे तुम्हारा 3200 है, पर भाई साहब 3200 जिंदगी भर तो ना रहना। कल जब डे 2 आएगा तो हो सकता है मैं आज 300 यूनिट यूज कर लूं, तो कल मेरा 2400 यूनिट यूज कर लूं, 2800 ही बचे। फिर समझो डे 4 आएगा तो उसे 2000 यूनिट्स ही बचे। तो भाई अलग अलग दिन पे अलग अलग मेरा चेंज हो रहा है। हाँ यार बात तो बराबर है। और हो सकता है एंड में फिर ये 0 हो जाए, तो रोज 32 भी नहीं है, रोज 0 भी नहीं है, तो करे क्या? तो क्या ना, इससे यहां पे अपने को एक एवरेज लेना चाहिए। और एक लेते, चलो और एक एग्जांपल लेते। समझो मैंने एक साथ 800 यूनिट्स मंगाया, ठीक है, तो 800 तो आज है, बट क्या जिंदगी भर 800 रहेगा क्या? नहीं। आज 800 है, शायद कल मैं और से 300 यूनिट यूज कर लूं तो 500 हो जाए, से और 300 हो जाए, 100 हो जाए, 50 हो जाए, so on and so forth। फिर वापस से मैं ये लेवल पे बोल दूंगा चल 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 वापस से ऑर्डर कर। तो अपना ऑर्डरिंग कितना है हर बार? 800 यूनिट्स। अपना ऑर्डरिंग कितना है हर बार? इट इज 800 यूनिट। समझ गुडू? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। परफेक्ट, ठीक है। हो सकता है इधर मैं और कुछ कम करूं, तो अभी मैंने इधर रीऑर्डर कर दिया 800, वापस से 800 आएगा, वापस से कल 500, 200, 100 वापस रीऑर्डर करूंगा मैं। तो ना मेरा हर दिन 800 रह रहा है, ना मेरा हर दिन 0 हो जा रहा है, ना मेरा कोई हर दिन 50 है, ना हर कोई मेरा दिन 500 है। तो यहां पे कैन आई से लेट्स टेक एन एवरेज, लेट्स टेक एन एवरेज स्टॉक, क्योंकि ना मेरा ये पूरा साल उतना रहने वाला है एकदम एक्सट्रीम, ना मेरा पूरा साल एकदम कम एक्सट्रीम रहेगा। सो वी विल हैव अ एवरेज। सो हमेशा याद रखना, जो मेरा कैरिंग कॉस्ट है ये हमेशा एवरेज के बेसिस पे कंप्यूट होगा, एवरेज स्टॉक पे। सो आइडियली यहां पे मैं क्या करना चाहिए? अभी एवरेज स्टॉक निकालना बनता है मेरे को। आइडियली मेरे को क्या करना चाहिए? एवरेज स्टॉक निकालना चाहिए। तो कैसे निकालूंगा मैं? तो इधर देखते हैं, चलो आओ। सो अब मेरे को एवरेज स्टॉक निकालना है, विच इज व्हाट? विच इज ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, एवरेज। सो अगर मैं 3200 लिखता हूं उधर, सो 3200 यूनिट्स डिवाइड बाय 2, विच इज 1600 यूनिट्स। समझ गुडू? So in case I take 1600 units, then again divide by 2, so 800 units. Are you understanding, macha? Yes or no? Same way here, so it will be 400 units, 200 units, 100 unit, 50 unit, 20 unit and 5 units. Average stock. And my carrying cost
will be on this average. My carrying cost will be on this average. So what will be my carrying cost? At the rate 8 per unit per annum. Correct? So what is my carrying cost? What is my carrying cost? Tell me. What is my carrying cost? So can I say my carrying cost is 8 per unit? Yes or no? Correct? So average stock, my carrying cost is calculated on average stock. Why average stock? इधर अपन लोग ने पूरा उसका वर्किंग किया, समझा कि भाई यहां पे जो मेरे पास स्टॉक है वो मैं पूरे साल कैरी नहीं करने वाला हूं, ना ही मेरा जीरो हो जाएगा पूरे साल. एवरेज मेंटेन करके वी विल वर्क आउट. सो विच वर्क्स आउट टू हाउ मच? 1600 into 8. Tell me. $1600 into 8 is how much? 12,800. Okay. Then 800 into 8, 6,400. 400 into 8, 3,200. 200 into 8, 1,600. 100 into 8, 800. 50 into 8, 400. 20 into 8, 160, and 5 into 8, 40. So less carrying cost for 5. Let's see in totality. Everything has to be taken care of. Good if you get 90 plus in costing, but other subjects also 40 you need. Keep that in mind. Chalo. Continuing now. Can I say now one cost is left? Purchase cost. But that, frankly speaking, for me is irrelevant. But I am calculating because you want it. So I will calculate the purchase cost. But purchase cost, total to 3,200 units I am going to order. So total purchase cost is going to work out to 3,20,000. No macha. 3,20,000. 3,20,000. See, ideally this is irrelevant. Because in all cases 3,20,000 का कॉस्ट तो इंकर होने ही वाला है ना यार. तो ये मैं भाई 3,200 एक साथ ऑर्डर करूं या 100 एक साथ ऑर्डर करूं या 400 एक साथ ऑर्डर करूं, टोटल 3,20,000 तो होने ही वाला है. ठीक है, कर लिया भाई टोटल कॉस्ट के लिए. एंड फाइनली, ladies and gentlemen, boys and girls, here is the total cost. So total cost में क्या क्या लेंगे? Ordering cost, all that is highlighted in green. चलो let's number them. Let's put them numbers. So A and B and C. Your total cost will be A plus B plus C. Sorry. Yeah. A. I'll write it again. A and B and C and A plus B plus C. Hey, समझो. ठीक है. नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन दैट सर अगर अपन लोग ने बल्क में परचेज किया और बल्क डिस्काउंट मिल गया तो. सो फिलहाल इधर अजम्पशन है, अपन ने अज्यूम किया है दैट द ओवरऑल परचेज कॉस्ट इज रिमेन सेम. इन आवर एग्जाम्पल, in this example, that assume overall purchase cost will remain same irrespective of units ordered. Assuming that मैंने कॉल किया मेरे क्लाइंट को, मैंने पूछा सुन ना अपन लोग एक साथ सब 3,200 मंगा के तो बल्क डिस्काउंट मिलेगा क्या? उसने बोला नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वो बोलता है कि 4-4 10-10 करके मंगा या एक साथ 3,200 मंगा. उसको पता है मैं इतना लेने वाला हूं,
तो उसने मेरे लिए कुछ यहां पे डिस्काउंट रखा ही नहीं, सो कुछ डिस्काउंट है ही नहीं, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट हुआ तो क्या सिचुएशन होगा वो आएंगे उस पर, फिलहाल डिस्काउंट नहीं है, अपने को एक साथ पूरा पेमेंट उतना करना ही पड़ेगा। चल, नाउ कम्स द टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, सो लेट्स राइट 200 प्लस 12,800। अच्छा मेरे को बताओ फर्स्ट का, तुम लोग का कैलकुलेशन कर रहे हो या खाली मेरे भरोसे बैठे हो यार, बोलो कितना आ रहा है? 3,33,000। समझी गुरु, फर्स्ट का 3,33,000 आए, तुम लोग का आया क्या? बताओ वर्किंग सबका, बैठे हो सेठ सेठानी जैसे, हा? उधर क्या आराम करने के लिए और सर को देखने के लिए पैसा दिया है तुम्हारे मां बाप ने हमारे को? नो, दे हैव गिवन सो दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग्स। प्लीज गिव योर आंसर्स, बोलते जाओ। सेकेंड का तो मैं बोलता है 400 प्लस 6400 प्लस 3,20,000। अरे वाह रे वाह, मैं बोलता हूं एक साथ 3200 मंगाने से अच्छा तो 1600 मंगाते हैं, क्या बोलते हो? चलो आगे देखते हैं आगे। सो 3,20,000 प्लस 3,200 एंड 3 लाख, वाह रे वाह, और कम हो गया, और कम हो गया, एक साथ 800 मंगाते हैं। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 3,20,000 प्लस 1600 प्लस 16, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो। अपने तो मजे है भैया, कम होते जा रहा है कॉस्ट, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर कम करते जा रहे हैं, ऑर्डर कम होते जा रहा है, तो और कम करते और कम होगा। चलो चलो चलो, अच्छा ये इधर एक कैलकुलेशन है, 326,800 कर दो इसको, ठीक है। ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, और कम होगा, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कम होगा और कम होगा। सो 3 लाख, ओ 3,20,000 प्लस 3,200 प्लस 800, 3,24,000 हो गया ये तो। ओ नो, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ना, आगे देखते हैं ना, 100 पे देखते हैं। ओ नो, 326,800, ओ 336,160, ओहो 384,040, ओ ये तो अपन होते जा रहे हैं। अच्छा, तो कहना इससे माई ऑप्टिमम क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ये सब में लोएस्ट कॉन्फा है। तो इन शॉर्ट यूरेका, इमीडिएटली रात को अपन लोग को जैसे ये आंसर आया, अपन लोग इमीडिएटली अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे, अपन लोग इमीडिएटली अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज, गाइज गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे बोलो, अपन लोग इमीडिएटली अपने क्लाइंट को कॉल करेंगे और बोलेंगे ए भाई आ गया है, 400 यूनिट ऑर्डर कर एक बार में, तो तेरे को सबसे कम कॉस्ट लगेगा। उसने बोला कैफे कैफे, बोले भाई वो सब, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट? तू है यार, बस बोल दिया ना। बोला नहीं, अगर इससे कम में मैं करके दिया तो बोला जो तू बोले वो, इससे कम कॉस्ट में अगर तुम लाके देते हो तो जाओ, मेरा डिग्री तुम्हारा, तुम जो बोलो वो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा अपन ने बोल दिया क्लाइंट को जोश जोश में, तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने और कैलकुलेशंस किया, बट 3,23,200 से नीचे गए नहीं। बेसिकली 3,200 जो डिफरेंशियल कॉस्ट है, देखो 3,20,000 तो कॉमन ही है, जो 3,200 है वो वाला कॉस्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज अपन लोग देख रहे हैं। समझे गुरु, आया आप लोग का भी? अब आप लोग देखेंगे कि यहां पे ये जो इक्विलिब्रियम लेवल आता है ना, ये जो ऑप्टिमम लेवल है,
ये जो ऑप्टिमम लेवल है, ये ऑप्टिमम लेवल पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों भी सेम होगा। सर ये कोएक्सीडेंट है या हर बार ऐसा ही होगा? हर बार ऐसा ही होगा, हर बार। समझे? अब मेरे को मनन ने एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। मनन मेरे को पूछ रहा है, मनन मुझे पूछ रहा है कि सर अब ये वाले सिचुएशन में तो सर समझा कि आपका हो गया मैथ, बट सर समझो हम लोग ने 800, 450, 350 ऐसा कुछ लिया होता तो देन इन दैट केस हो सकता है वो सभी तो अलग अलग पॉइंट है, या हो सकता है कि वो अलग अलग पॉइंट पे कुछ और बेटर आंसर आ जाए, 450 पे, 320 पे। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने एक्सेल में बनाया, तो एक्सेल में मैंने 1 से लेकर 3200 तक सब ले लिया और डाल दिया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये परचेज कॉस्ट, ये सब डाल दिया उधर और बोला कि चलो माल लाओ, ये करो, इस हिसाब से करते हैं। एंड उसी के हिसाब से मेरा ये 400 आया। तो अब हर बार तो एक्सेल नहीं लाऊंगा मैं, तो इसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। क्या हर बार मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि हाँ मैं ठीक है कल जवाब देता हूं, फिर मैं एक्सेल बनाऊं, फिर मैं सब ये सब लिखूं और फिर कैलकुलेशन करूं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बोला चलो अब क्यों ना इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया जाए। एंड वो फॉर्मूला को हमारे विल्सन भाई ने नाम दिया ऑप्टिमम क्वांटिटी को EOQ, जिसको उसने नाम दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम दिया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जहां पे उसने बोला कि अ पॉइंट, उसने ऐसे बहुत सारे फिर टेबल्स बनाया और उसने हर बार देखा द पॉइंट वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज सेम is the point where overall cost is the lowest. तो मैं बोला यार ऐसे हर बार EOQ बनाते बैठेंगे तो नहीं चलेगा, एंड देयरफॉर अपन अब फॉर्मूला डिराइव करेंगे EOQ का। इधर तक समझ में आया? 2 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, 2 मिनट देख लो भाई, कलेजे को ठंडक पहुंचा दो तुम्हारे। मजा आ गया कि नहीं? डिराइव करने में जो मजा है ना, डिराइव करने में जो मजा है, मजा ये कुछ नया ना है। अब मैं चाहता ना तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकता था, करता भी है पब्लिक ऐसा सब। अपने को मजा नहीं आता, अपन सिस्टम वाले आदमी है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? समझिगड़ू, शाबाश। सो this is your EOQ cost. Yes संध्या, yes. चल, सो अब ये चीज ऑब्जर्व की अपन ने, दैट टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम व्हेन EOQ at EOQ, which is when ordering cost and carrying cost is same। यार हाँ कि ना, बराबर है। तो अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, आओ ना 2 मिनट फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, फिर तुम लोग लिखो ना, जी भर के लिखो यार। तो अपन ने अभी नोट किया दैट एट द पॉइंट वेयर ordering cost is equal to carrying cost, where ordering cost is equal to carrying cost. So at the point where ordering cost is equal to carrying cost, optimum level is achieved. That is economic order quantity. Karan has a doubt
इसका डाउट कुछ भी कर दिखता है। एक्यूरेट कौन से बेसिस पर है, इन्फ्लेशन, मनी वर्थ। तो अरे करण भाई, वी हैव हैड अ वर्ड, अपना सप्लायर से बात हो गया है, उसने बता दिया है अपने को ये सब चीज। और इन्फ्लेशन जो तेरा आएगा वो 1 साल का एडजस्टेड होता है यहां पे। सो ऑल ऑफ दैट पॉइंट्स हैव बीन कंसिडर्ड माय फ्रेंड। चलो, आई एम वेटिंग किस दिन करण ने कोई अच्छा लॉजिकल डाउट पूछेगा मुझे। चलो चलो, सो ऑप्टिमम लेवल इज अचीव्ड, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, IM. सो कैन आई से EOQ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये मुझे एक बात बताओ, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अब बताओ ना मुझे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? EOQ क्या है? EOQ वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अब अपन लोग EOQ को डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? आप मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? कैसे आया? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ये देखो इधर, ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरा 200 रुपीज, 400, 800, 1000, 3200। कैसे आया? सोचो सोचो कैसे आया? कहना इससे ये एनुअल कंजम्पशन जो मैं करने वाला हूं, एनुअल डिमांड जो है रॉ मटेरियल का, एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल का, मतलब ये मेरा एनुअल डिमांड कितना है 3200, डिवाइड बाय मैं कितना यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूं, सो ऑर्डर क्वांटिटी, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सही है? वेरी गुड यश। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएगा यश? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, है भाई? यस, बराबर कि नहीं? ठीक है, चलो ओके। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट कैसे आया आप लोग का? एवरेज स्टॉक, बराबर है, मतलब कितना ऑर्डर किया आपने, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो इधर अपन लोग लिख देंगे क्वांटिटी ऑर्डर्ड डिवाइड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2? क्योंकि एवरेज ले रहे हैं अपन लोग, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझ गुरु एवरीबॉडी? यस और नो? तो ये आ गया मेरा, बराबर। नो शौर्य बोल रहे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो कैसे आएगा EOQ? EOQ क्या लेवल है? ये देखो, इधर आओ, वापस से इधर आ जाओ। अभी थोड़ा हाई लेवल हो गया तुम्हारे लिए, इधर देखो। EOQ मतलब एकदम परफेक्ट लेवल। ये मेरा 400 EOQ है, एकदम बेस्ट लेवल, जिसमें मेरा लीस्ट कॉस्ट आता है, वो मेरा EOQ है। लीस्ट कॉस्ट जहां पे आता है वो मेरा EOQ है। कहां पे आ रहा है ये लीस्ट कॉस्ट? वहां पे जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम है। और ये एक नहीं, ऐसे हम लोग ने 10 जगह पे अप्लाई किया, सब जगह यही है। हम लोग ने जहां जहां पे भी ऑर्डर अब ये अप्लाई किया ना, लीस्ट कॉस्ट हमारा वहीं पे आ रहा है जहां पे आपको ट्राई करना है। ट्राई करो, जो नंबर लेके जिधर जैसे ट्राई करना है करो, वहां पे आ रहा है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम है। सो EOQ द बेस्ट ऑप्टिमम क्वांटिटी कहां पे आता है वो? कहां पे आता है वो? वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, बराबर है। सो EOQ क्या है? बेसिकली अ पॉइंट वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। What is EOQ? Ordering cost. What is EOQ? A level where ordering cost is equal to carrying cost. ठीक है? अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आया मेरा? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कर लो कैलकुलेट, जो भी मैं बताया उसका दिखला आ जाएगा। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट क्या है? कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं डिवाइड बाय 2, जिससे एवरेज मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कहना से ये दोनों इक्वेट होते हैं तो मेरे को EOQ मिलता है। ये दोनों इक्वेट होते हैं तो EOQ मिलता है। चलो, इन दोनों को इक्वेट किया, अब इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ चलो,
सो देयरफॉर अब EOQ इज इक्वल टू, अब इसको इक्वेट करता हूं मैं अगर, तो क्या होता है देखो जरा, इसको मैं इक्वेट करता हूं, तो चलो इसको इधर ही खींच लेते हैं नीचे। हाँ, सो ये एनुअल डिमांड को ए लिखूं प्लीज, डिवाइड बाय ये ऑर्डर क्वांटिटी को OQ लिखूं, थैंक यू, इनटू ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को O लिखूं, खाली O, इक्वल टू ये क्वांटिटी ऑर्डर को OQ लिखूं, डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट को CC लिखूं, ठीक है, ओके। अब सॉल्व करते हैं इसको, अभी कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है ये अपने को फाइंड करना है, तो उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या करें ये कंफ्यूजन है, क्या करें, चलो ये OQ और OQ है इधर, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, बहुत बड़ा CA फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करके आए हो इधर, मैथ्स तो बहुत स्ट्रांग होगा, करो सॉल्व इसको, चलो मैं करता हूं। इधर ले लेते हैं इसको, जो भी डिनोमिनेटर है ना उसको हटा देते हैं, तो 2 इंटू A इंटू O इक्वल टू OQ इंटू OQ इंटू CC, बराबर है, ठीक है। अच्छा कितना करना है, सो 2 इंटू A इंटू O, क्या ना, सो ये CC इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय CC इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, बराबर। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा, तो इतना क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा मैं, इक्वल टू इसको रूट में डाल दूंगा, सो 2 इंटू, सो देयरफॉर OQ इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, OQ इज इक्वल टू, ये रूट इधर आ जाएगा, 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय CC, एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर EOQ। जी हां, तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, EOQ जितना, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए, EOQ जितना, EOQ कितना है, रूट ऑफ 2 इंटू AO डिवाइड बाय CC, एक नंबर ना भाई, प्लीज एवरीबॉडी कॉपी, छापो, अभी बस छापो। क्या तुम लोग का ये टेबल बना के हो गया है, हाँ कि ना, पहले टेबल बना लो, चलो, और फिर जब तुम लोग टेबल बना लोगे ना, उसके बाद जब ये फॉर्मूला लिखोगे ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। वाह, चलो 2 मिनट टेबल लिखने के लिए मैं देता हूं, जिसका बाकी है। क्या बात है, करण को समझ गया है, सो आई एम अज्यूमिंग बाकी सबको समझ गया होगा। चलो प्लीज कॉपी एवरीबॉडी, कोई जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट का, लिखो चुपचाप। करेक्ट, सो यश पूछ रहे सर एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा है, यस एक्चुअल फॉर्मूला ये है बेटा, ये रूट वाला जो अपन ने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला EOQ का है, रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय CC, और इसी के ऊपर अपने को बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं। मजा आएगा जब सम सॉल्व करेंगे, बट अब डिराइव करके आए ना, अब अपने को कोई किधर से दुनिया का क्वेश्चन लाने दो, कोई टच भी नहीं कर सकता अपने को। चलो प्लीज कॉपी।
यस आदि में बॉय, बोलो क्या हुआ? चलो ये हो गया लिख के, अब ये लिख लो डेरिवेशन।
चलो कंटिन्यूइंग गाइस, चलो कंटिन्यूइंग। अब आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगा मैं, आपके लिए कुछ फूड फॉर थॉट तो लेके जाऊंगा कि नहीं मैं। चलो लिख लो फटाफट, हो गया सबका। इसके ऊपर और कल डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देना चाहूंगा आप लोगों को, ट्राई करना। ऑब्वियसली एकदम बेसिक होगा, एकदम बेसिक होगा, बट करेंगे ना अपन ट्राई तो मजा आएगा, है कि नहीं। चलो लेट मी, यस, चलो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। चलो दे रहा हूं मैं, ठीक है। एंड हियर इज द क्वेश्चन जो आप लोग को ट्राई करना है, कल अपन डिस्कस करेंगे। सो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, ट्राई करना है, मजा आएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट, सो एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लिख सकते हो। सो एग्जाम्पल होमवर्क, एग्जाम्पल 1 होमवर्क, एनुअल रिक्वायरमेंट इक्वल टू 24,000 यूनिट्स। कहना इसे, ये अपना ए है, ठीक है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो इधर इसको लिख सकते हैं, ओ लिख देता हूं मैं इसको यार, ओ लिख दूं इसको, ठीक है। तो ओ मेरा हो जाएगा, ले लो ₹36, ठीक है। चलो अच्छा, कैरिंग कॉस्ट इसको मैं सी लिख दूं, सीसी लिख दूं कैरिंग कॉस्ट को। चलो इसका अपन ने दे दिया 1.2, इसको अपन ने दे दिया 1.2 पर यूनिट पर एनम, है क्या। चलो और एक एग्जांपल, एक से क्या होगा। और यहां पे याद रखना आप लोग को, क्रॉस कंफर्म भी कर देना कि वेदर ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल कॉस्ट सब मैच हो रहा है कि नहीं। चलो देन और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसमें भी एनुअल रिक्वायरमेंट देखते हैं कितना है। इट इज 40,000 यूनिट्स लेते हैं इसको। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ ए कितना आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹750, करेक्ट ना। एंड थर्ड कैरिंग कॉस्ट विच इज सीसी, ₹15 per unit per annum। हाँ भाई, सो ये 2 एग्जाम्पल आपको करके आना है कल के लेक्चर में। मजा आया, ऑसम, ग्रेट। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी। कल वापस से पूरा डिस्कस करेंगे, जो अभी आज अपन ने पढ़ा है वापस एक फ्लो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे, टेबल है अपने पास, वी हैव एवरीथिंग। चलो टेक केयर गाइस, hasta la vista, a great time and a great start to a great chapter. Bye bye, keep smiling, hasta la vista, take care.